गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसा कि आज की क्लास में आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया था, तो अब उसी में हम चर्चा करते हैं सबसे पहले सीओपीडी के बारे में। तो सीओपीडी होता क्या है, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे 5 अलग अलग डिजीजेस सम्मिलित होते हैं और पेशेंट की कंडीशन समय के साथ खराब होने लगती है और बहुत ज्यादा कफ, वेजिंग साउंड आने लगता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होने लगती है। तो ये सारी चीजें उस पेशेंट में देखने को मिलती है। जैसे कि कुछ अलग अलग एग्जांपल्स हैं, मैं जो आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिक्टेसिस, निमोनिया, वो भी क्रोनिक कंडीशन में हो जाए तो ये सब कुछ क्या होती है, कहीं ना कहीं सीओपीडी का कारण बनती हैं। तो अब उसी में श्वसन तंत्र से जुड़े हुए कुछ अलग अलग वर्गीकरण हैं जिनके बारे में हम आज बारी बारी से चर्चा करेंगे, जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि म्यूकोलिटिक्स क्या होता है, एंटीट्यूसिव क्या होते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहले ये जो क्लासिफिकेशन है इनमें क्या क्या चीजें, क्या क्या इनके अलग अलग मतलब होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीमल्सेंट्स के बारे में। अब ये होता क्या है, तो जो हमारी श्लेष्म झिल्ली होती है उस पे ये एक सुरक्षात्मक परत तैयार करता है, यानी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करता है। अब आप लोग ये डीमल्सेंट जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट। ये जो डीमल्सेंट है इसी के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया, जो हमारी श्लेष्म झिल्ली है वहां पे ये एक सुरक्षात्मक परत तैयार करता है, जिससे कि पेशेंट को चेस्ट पेन हो गया या फिर बहुत ज्यादा क्या हो रही है, इनसफिशियंसी हो रही है, तो उस कंडीशन में इस क्लासिफिकेशन की दवाओं का इस्तेमाल करके उसको रिलीफ मिलता है। अब चलते हैं हम सेकेंड क्लासिफिकेशन की तरफ, यानी कि डीकंजेस्टेंट, जिसे हम विसंकुलक के नाम से भी जानते हैं। अब डीकंजेस्टेंट यानी कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पेशेंट कंप्लेन करते हैं मुझे डीकंजेशन हो रहा है, यानी कि नाक का जाम हो जाना, ब्लॉकेज हो जाना। अब या तो कफ हो सकता है या फर्दर क्या हो सकती है, म्यूकस वाली चीजें वहां पे सम्मिलित हो सकती हैं। तो डीकंजेस्टेड यानी कि ऐसी ग्रुप की औषधियां जिनका इस्तेमाल नाक के जाम में इस्तेमाल किया जाता है उसे हम विसंकुलक के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं हम थर्ड क्लासिफिकेशन यानी कि म्यूकोलिटिक्स के बारे में समझते हैं कि ये होता क्या है। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है या कफ बहुत ज्यादा बनने लगा है, यानी कि समय के साथ साथ कंडीशन क्रोनिक हो गई है और जो कफ था वो क्या होता जा रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है, यानी कि थिक होता जा रहा है। तो वो बलगम एक ही जगह पे जम के क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है, यानी कि एक रुकावट उत्पन्न करता है। तो उस कंडीशन में म्यूकोलिटिक ग्रुप की दवाइयों का इस्तेमाल करके पेशेंट को कफ से राहत प्रदान किया जाता है, यानी कि जैसे ही उन्होंने म्यूकोलिटिक वर्गीकरण की दवाइयों का इस्तेमाल किया, उस कंडीशन में जो गाढ़ा बलगम था वो पतला होके खांसी के द्वारा शरीर से बाहर निकला और पेशेंट को रिलीफ हो जाती है। चलते हैं हम और आगे की तरफ। तो एक्सपेक्टोरेंट्स यानी कि कफ निस्सारक। अब इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, कफ निस्सारक यानी कि जो जमा हुआ कफ है उसका बाहर आना। तो जैसे कि क्रोनिक कंडीशन होती है, कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या फिर क्रोनिक अस्थमा या फिर क्रोनिक निमोनिया। तो इन पेशेंट्स में जो बलगम होता है समय के साथ साथ बहुत गाढ़ा होता जाता है और पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है ऑब्स्ट्रक्शन के साथ साथ। तो इस कंडीशन में जो एक्सपेक्टोरेंट्स है वो बहुत बेहतर तरीके से अपना रोल प्ले करता है। तो अगर एक्सपेक्टोरेंट्स ग्रुप की दवाइयों का इस्तेमाल किया गया तो ये कफ सबसे पहले तो जो गाढ़ा था वो पतला हुआ और उसके बाद शरीर से बाहर निकल गया, जिससे कि पेशेंट को क्या होता है, जो सांस लेने में दिक्कत होती थी वो दिक्कत धीरे धीरे समय के साथ साथ खत्म होने लगती है और कम हो जाती है। अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बात करते हैं एंटीट्यूसिव ड्रग्स के बारे में, यानी कि कास रोधक। अब एंटीट्यूसिव
तो आप लोगों को इसमें याद रखना है, इसको एक और नेम से जाना जाता है, यानी कि कफ सप्रेसेंट। अब कफ यानी कि आप लोगों को पता है, खांसी, सप्रेसेंट यानी कि उसी का दब जाना, तो खांसी का दब जाना, तो ये इसको एंटीट्यूसिव को आप लोग याद करने के लिए कफ सप्रेसेंट भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कफ सप्रेसेंट में, तो ये सीधे सीएनएस पे जाके काम करता है, यानी कि जो हमारे खांसी के लिए जो अनुभूति उत्पन्न होती है, बार बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं मुझे खांसी आ रही है, खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, इवन कंडीशन इतनी सीवियर हो जाती है कि पल्मोनरी के जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो भी रप्चर होने लगते हैं। तो इस औषधि का इस्तेमाल यानी कि कफ सप्रेसेंट जो ग्रुप की दवाइयां हैं उसका इस्तेमाल करने के बाद जो कफ की अनुभूति फील हो रही है, जो हमारे मस्तिष्क से होती है, वो उस पे जाके काम करता है और कफ को सप्रेस कर देता है। तो कुछ इस प्रकार एंटीट्यूसिव ग्रुप की दवाइयां कार्य करती हैं। सो यहाँ पे आपको अलग अलग 5 क्लासिफिकेशंस के बारे में बताया गया। अब एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, बिना किसी भी चिकित्सकीय परामर्श के किसी भी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है और अपने आसपास के डॉक्टर से सजेशन के बाद ही दवाइयों को उपयोग में लाया जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।